गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आपको BGMI और PUBG मोबाइल की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी चीज क्लियर हो जाए। देखो, गेम के अंदर बेसिकली दो टाइप की सेटिंग्स होती हैं। पहली होती है बेसिक कंट्रोल्स, जो आपके क्लॉ सेटअप और गेम प्ले स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। दूसरी होती है एडवांस सेटिंग्स, जिसमें आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं जो आपके गेम को और स्मूथ और कम्पिटिटिव बना देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंट्रोल्स की, जहाँ आपको अपने बटन, सेंसिटिविटी और लेआउट को अपनी कंफर्ट के हिसाब से सेट करना होता है। उसके बाद मैं आपको एडवांस सेटिंग्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो इनेबल करने के बाद आपकी गेम प्ले एफिशिएंसी डबल हो सकती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। तो बेसिक कंट्रोल्स में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। अगर आप इसको ऑलवेज ऑन पर करते हो तो आपको स्क्रीन पर 2 फायर बटन्स दिखते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। दोनों के अलग अलग यूज होते हैं। लेफ्ट साइड फायर बटन सिर्फ फायरिंग के लिए होता है, उसे आप एम को ड्रैग करके कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट साइड फायर बटन में फायर प्लस एम दोनों एक साथ होते हैं, मतलब ड्रैग करोगे तो आपका एम भी मूव करेगा और फायरिंग भी होगी। अब अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दोगे तो लेफ्ट साइड का फायर बटन गायब हो जाएगा और सिर्फ राइट साइड वाला ही बचेगा। ये सेटिंग उन प्लेयर्स के लिए यूजफुल होती है जो सिर्फ थंब गेम प्ले खेलते हैं, जिन्हें एक ही फायर बटन एनफ लगता है। लेकिन अगर आप क्लॉ सेटअप या एडवांस्ड लेआउट यूज करते हो तो मेरा सजेशन होगा कि इस ऑप्शन को ऑलवेज ऑन पर ही रखो। और इसमें प्लेसमेंट भी मैटर करती है। लेफ्ट फायर बटन को ऊपर की साइड रखो और राइट फायर बटन को नीचे ही रहने दो, क्योंकि अगर आप राइट फायर बटन को ऊपर ले जाते हो तो एम कंट्रोल के टाइम थोड़ा इश्यू होता है। हैंड कैम में ये चीज और क्लियर समझ आएगी कि राइट फायर बटन का रोल एम के साथ भी लिंक होता है, इसलिए उसे नीचे रहने देना बेस्ट होता है। और अगर आपको लगता है कि राइट फायर बटन की जरूरत ही नहीं है तो उसे आसानी से हाइड कर सकते हो। बस उस बटन को सेलेक्ट करो, स्क्रीन के बीच में एक हाइड डिसेबल का ऑप्शन आएगा, उसे टिक कर देना, फिर वो बटन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है बोल्ट एक्शन एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। ये सेटिंग तब काम आती है जब आप स्नाइपर राइफल या क्रॉसबो यूज कर रहे होते हो। अगर इसे टैब पर रखते हो तो जैसे ही आप फायर बटन दबाते हो गन तुरंत फायर कर देगी। लेकिन अगर आप इसे रिलीज पर रखते हो तो फायर बटन दबाने पर सिर्फ स्कोप ओपन होगा। फायर तब होगा जब आप फायर बटन से फिंगर हटाओगे। ये सेटिंग उन प्लेयर्स के लिए काफी यूजफुल है जो 2 फिंगर या 3 फिंगर गेम प्ले करते हैं। अगर आपने अब तक इस सेटिंग को ट्राई नहीं किया तो जरूर करके देखो, क्या पता इससे आपकी स्नाइपिंग और बेटर हो जाए। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है शॉटगन फायरिंग मोड। ये भी लगभग वही सेटिंग है जो मैंने अभी स्नाइपर, बोल्ट एक्शन एंड क्रॉसबो के लिए बताई थी। इसमें भी सेम ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा और स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं स्कोप सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टैप, होल्ड और मिक्स। अगर आप टैप मोड यूज करते हो तो स्कोप खोलने और बंद करने के लिए बार बार टैप करना पड़ेगा। ये थोड़ा स्लो फील होता है, लेकिन 2 फिंगर या 3 फिंगर क्लॉ प्लेयर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आप 4 फिंगर या 5 फिंगर क्लॉ खेलते हो तो आपको होल्ड मोड यूज करना चाहिए। इसमें जैसे ही आप स्कोप बटन प्रेस करोगे स्कोप ओपन होगा और जैसे ही फिंगर छोड़ो तुरंत बंद हो जाएगा। ये टैप से काफी फास्ट होता है, पर 2 फिंगर गेम प्ले के लिए बिल्कुल सटीक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है मिक्स मोड। इसमें आपका स्कोप बटन टैप और होल्ड दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप 2 फिंगर क्लॉ यूज करते हो तो मिक्स ट्राई करके देखना, हो सकता है आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहे। अब अगली सेटिंग है कैमरा रोटेशन व्हाइल एडीएस। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो जब आप स्कोप बटन पर फिंगर ड्रैग करोगे तो एम भी मूव होगा। अगर डिसेबल कर दोगे तो ड्रैग करने पर एम मूव नहीं करेगा। मेरी एडवाइस है कि इस ऑप्शन को इनेबल सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को करना चाहिए जिनके स्कोप बटन थंब के पास हो, क्योंकि थंब से एम कंट्रोल करना आसान होता है। अगर आप क्लॉ सेटअप यूज करते हो और आपका स्कोप बटन ऊपर प्लेस्ड है तो उस केस में आपको कैमरा रोटेशन व्हाइल एडीएस को डिसेबल ही रखना चाहिए, नहीं तो आपका एम आसानी से बिगड़ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक स्कोप स्विच। अगर ये डिसेबल होगा तो जब भी आपको स्कोप चेंज करना होगा आपको बैकपैक ओपन करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम वेस्ट करता है। इसलिए सेटिंग्स में जाकर इस ऑप्शन को इनेबल कर लो। इनेबल करते ही आपकी स्क्रीन पर एक छोटा बटन आ जाएगा जिससे आप स्कोप्स डायरेक्टली चेंज कर सकते हो बिना बैकपैक खोले। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है कैंटेड साइट बटन। ये बटन तभी दिखाई देता है जब आपकी गन पर कैंटेड साइट लगा होता है। अगर आप इसे टैप टू स्विच पर रखते हो तो जैसे ही आप कैंटेड साइट यूज करोगे आपका स्कोप स्विच हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपने गन पर 3x स्कोप लगा रखा है और आपके पास रेड डॉट नहीं है
तो आप आसानी से कैंटेड साइड के थ्रू स्क्रीन पर ही स्विच कर सकते हो। अगली सेटिंग है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। इसको हमेशा होल्ड पर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये टैप पर होगा तो आपको जूम लेवल एडजस्ट करने के लिए पहले बटन टैप करना पड़ेगा और फिर साइज चेंज करना होगा, जो स्लो प्रोसेस है। लेकिन होल्ड मोड में आपको सिर्फ बटन होल्ड करके स्लाइड करना होता है और तुरंत स्कोप का साइज चेंज हो जाता है। जैसे 6x को इंस्टेंटली 3x में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सबसे फास्ट और स्मूथ मेथड है। अब बात करते हैं अपने पीक सेटिंग्स की। ये ऑप्शन आपके क्लॉ सेटअप के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले अगर आप टैप मोड यूज करते हो तो इसका सिस्टम सिंपल है। एक टैप करोगे तो पीक ऑन होगा और दोबारा टैप करोगे तो पीक ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस मोड का एक ड्रॉबैक है। सोचो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां बस 1 सेकंड के लिए ही पीक करना है। ऐसे में पीक ऑफ करने के लिए आपको दोबारा बटन टैप करना पड़ता है और तब तक एनिमी आपको डैमेज दे सकता है। इसी वजह से ज्यादातर प्रो प्लेयर्स होल्ड मोड यूज करते हैं। होल्ड में जैसे ही आप बटन छोड़ते हो, पीक इंस्टेंटली बंद हो जाता है। इससे पीक करना और वापस कवर लेना दोनों फास्ट हो जाता है। अगर आप 4 फिंगर या 5 फिंगर क्लॉ खेलते हो तो बेस्ट ऑप्शन यही है। हाँ, अगर आप 2 फिंगर या 3 फिंगर क्लॉ खेलते हो तो आपको मजबूरन टैप मोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि होल्ड उन सेटअप्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होता। एक और ऑप्शन होता है मिक्स्ड मोड, जिसमें पीक बटन टैप और होल्ड दोनों तरीके से काम करता है। आप चाहे तो इसको भी ट्राई करके देख सकते हो, शायद ये आपके लिए ज्यादा स्मूथ लगे। नेक्स्ट सेटिंग है पीक एंड ओपन स्कोप। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे ही पीक करोगे आपका स्कोप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन मोस्टली 2 फिंगर क्लॉ प्लेयर्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि इस सेटिंग को ऑफ रखो। लेकिन अगर आप 2 फिंगर क्लॉ यूज करते हो तो आपको इस सेटिंग को इनेबल ही करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब बात करते हैं कैमरा रोटेशन व्हाइल लीनिंग के बारे में। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यह है कि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो पीक बटन से आप अपना एम भी मूव कर पाओगे। अगर डिसेबल कर दोगे तो पीक बटन के ऊपर फिंगर ड्रैग करने पर भी एम मूव नहीं होगा। उदाहरण के लिए अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है तो पीक बटन के ऊपर ड्रैग करने पर भी एम बिल्कुल स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूं पीक बटन से एम भी मूव करने लगता है। अगर आपके पीक बटन्स थंब के पास रखे हुए हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करना सही होगा। अगर आप पीक बटन्स को इंडेक्स फिंगर से कंट्रोल करते हो ऊपर साइड पे, तो इसको ऑफ ही रखो। अब चलते हैं एडवांस्ड कंट्रोल्स की तरफ। यहां पर ज्यादातर प्लेयर्स 95% तक गलत सेटिंग्स यूज करते हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल मार्क। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिखाई देगा जिसका यूज लोकेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है। अगर आप इसे डिसेबल करते हैं तो लोकेशन वाला मार्क डिसअपीयर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मार्क असिस्ट। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं और किसी व्हीकल या ड्रॉप के पास जाते हैं और आपका क्रॉस हेयर उस व्हीकल या ड्रॉप की ओर है, तो आपके लोकेशन वाले बटन पर व्हीकल या ड्रॉप का मार्क आ जाएगा, और जब मार्क करोगे तो एडजेसेंट ड्रॉप या व्हीकल ही मार्क होगा। अब हम आते हैं हेडशॉट साउंड इफेक्ट पर। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं और जब भी हेडशॉट कनेक्ट करते हैं तो आपको टिंग टिंग की आवाज आएगी, और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप हेडशॉट मारो या बॉडी शॉट, आपको सेम ही आवाज आएगी। जंप एंड क्लाइंब, इसको कभी भी मर्ज पर मत रखो। क्यों? सोचो आप कवर के पास फाइट ले रहे हो और जंप शॉट देना चाहते हो। अगर ये मर्ज पर होगा तो आपका कैरेक्टर गलती से कवर पर क्लाइंब कर जाएगा, फायरिंग रुक जाएगी और सामने वाला एनिमी आपको इजी नॉक कर देगा। बेस्ट ऑप्शन है इसको सेपरेट पर रखना। जैसे ही आप इसको सेपरेट करते हो स्क्रीन पर 2 बटन्स आ जाएंगे, एक सिर्फ जंप के लिए और एक क्लाइंब के लिए। अब आप फाइट के वक्त सिर्फ जंप बटन यूज करोगे तो आपका कैरेक्टर क्लाइंब नहीं करेगा और फायरिंग कंटिन्यू रहेगी। इससे आप कंफर्टेबली एनिमी को नॉक कर पाओगे। अब आती है क्विक थ्रो सेटिंग। नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप ग्रेनेड या मोलोटोव थ्रो करना चाहते हो तो पहले नेड सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर फायर बटन दबाना पड़ता है, जो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जब आप क्विक थ्रो इनेबल करते हो तो नेड सेलेक्ट करने के बाद आप फायर बटन से तुरंत थ्रो कर सकते हो। साथ ही नेड बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पर भी आप ग्रेनेड डायरेक्टली थ्रो कर पाओगे। नाम इसका क्विक थ्रो है, लेकिन ऑनेस्टली फायर बटन से थ्रो करना ही कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट लगता है। फिर भी जो प्लेयर्स इससे कंफर्टेबल फील करते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है थ्रो कंज्यूमेबल।
अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो आप कंज्यूमेबल्स को भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट एड अपने टीममेट को देना है तो आप फर्स्ट एड को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर थ्रोवेबल्स वाले बटन पर दबाने से आपको फर्स्ट एड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। अगला ऑप्शन है स्लाइड। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं और अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट करके क्राउच वाला बटन दबाते हैं तो आपका कैरेक्टर स्लाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ एरिना और वॉव मोड में ही काम करेगा। अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो आपका स्लाइड नहीं होगा। मेरे हिसाब से भाई आपको इसे डिसेबल करके ही रखना चाहिए क्योंकि इसका यूज क्लासिक मैच में नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है एफपीपी स्विच बटन। इसको इनेबल करते ही आपकी स्क्रीन पर एक एफपीपी का ऑप्शन आ जाएगा। उस बटन पर टैप करते ही आप टीपीपी से एफपीपी मोड में इंस्टेंटली स्विच कर पाओगे। इसका फायदा यह है कि जब आप रूम्स, विंडोज या टाइट एरियाज में एंटर करते हो तो एफपीपी व्यू से आपको ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। अगर कोई एनिमी कॉर्नर में कैंप कर रहा है तो एफपीपी मोड में आप उसे आसानी से स्पॉट कर सकते हो। इस फीचर को जरूर यूज करो, क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में बहुत काम आता है। और लास्ट है एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। ये ऑप्शन हमेशा इनेबल रखना चाहिए। अगर ये ऑफ होगा तो आपका कैरेक्टर गन को अननेसेसरली ऊपर होल्ड करेगा जो थोड़ा अवॉर्ड लगता है और स्क्रीन का व्यू ब्लॉक करता है। लेकिन इनेबल करने पर जब आप फायरिंग नहीं करते तो कैरेक्टर गन को नीचे होल्ड करता है जिससे आपको ज्यादा क्लियर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। फायरिंग करते ही गन ऊपर आ जाती है और फायर स्टॉप करते ही तुरंत नीचे चली जाती है। ये गेम प्ले को विजुअली स्मूथ और कंफर्टेबल बनाता है। इसीलिए गाइज एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग हमेशा इनेबल रखना चाहिए। अगर ये ऑफ होगा तो चाहे आप फायर करो या ना करो, कैरेक्टर हमेशा गन को ऊपर होल्ड करेगा और स्क्रीन का क्लियर व्यू ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इनेबल करने पर जब फायरिंग स्टॉप होती है तो कैरेक्टर गन नीचे कर देता है और आपको ज्यादा वाइड और क्लियर विजन मिलता है। अब बात करते हैं टीपीपी व्यू की। अगर आप इसको 80 पर सेट करते हो तो आपको कंपैरेटिवली छोटा व्यू मिलेगा, लेकिन एनिमी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है जिसकी वजह से एम करना इजी हो जाता है। अगर आप इसको 90 पर करते हो तो आपको वाइड व्यू मिलता है, लेकिन एनिमी थोड़ा छोटा दिखाई देता है जिसकी वजह से एम करना थोड़ा टफ लग सकता है। यानी ये सेटिंग पूरी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे मैं खुद 90 पे खेलता हूं क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। आप अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से 80 या 90 दोनों में से जो सूट करे वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे टीपीपी व्यू होता है वैसे ही एक एफपीपी व्यू ऑप्शन भी होता है। उदाहरण के लिए अगर आप इसको 80 पे रखते हो तो आपको कम एरिया दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इसको 103 मैक्स पे कर देते हो तो आपको बहुत वाइड और क्लियर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि एफपीपी व्यू को हमेशा फुल मैक्स पे ही रखो। इससे क्लोज फाइट्स में विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी और आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी की। अगर आप स्प्रिंट सेंसी को 0% पे रखते हो तो कैरेक्टर तभी स्प्रिंट करेगा जब आप जॉयस्टिक को पूरा स्प्रिंट बटन तक ड्रैग करोगे। ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि छोटा सा मूवमेंट करने के लिए भी आपको पूरा ड्रैग करना पड़ता है। अगर आप इसको 50% पे कर देते हो तो कैरेक्टर तभी स्प्रिंट करेगा जब आप जॉयस्टिक का हाफ डिस्टेंस कवर कर लोगे। ये थोड़ा बेटर है लेकिन अभी भी स्लो फील होता है। और अगर आप इसको 100% कर दोगे तो सिचुएशन उल्टा हो जाती है। सिर्फ हल्का सा जॉयस्टिक मूव करने पर ही कैरेक्टर फुल स्पीड में भागने लगता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि कभी आपको सिर्फ हल्का सा कवर से पीक करना होता है और इंस्टेड कैरेक्टर बाहर स्प्रिंट कर देता है जिससे एनिमी आसानी से नॉक कर सकता है। पर्सनली मैं 80% यूज करता हूं और मुझे ये काफी बैलेंस्ड लगता है। अब चलते हैं मार्क स्टाइल की तरफ। डिफॉल्ट क्लासिक मोड में अगर टीममेट मार्क लगाता है तो कभी कभी एनिमी मार्क के पीछे हाइड हो जाता है और क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इसको मॉडर्न पे कर दोगे तो मार्क थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही आप फायर करते हो मार्क डिसअपियर हो जाता है। इससे एनिमी क्लियरली दिखाई देता है और फाइट में एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, मतलब अगर आपने पीक किया और गलती से स्प्रिंट कर दिया तो पीक ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप डैमेज लेते हुए कवर से पीक करके फाइट कर रहे होते हो। इसको डिसेबल करने पर आपका पीक कैंसिल नहीं होता, इवन अगर स्प्रिंट इनपुट हो भी जाए। ये सेटिंग एग्रेसिव पीक एंड शूट प्लेयर्स के लिए बहुत यूजफुल है। पर्सनली मैं इसे हमेशा डिसेबल रखता हूं। चलो अब बात करते हैं एम असिस्ट सेटिंग की। मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। अगर आपका एम थोड़ा सा एनिमी से साइड में है और आपने एम असिस्ट ऑन किया हुआ है तो जैसे ही आप फायर करोगे आपका क्रॉस हेयर ऑटोमेटिकली एनिमी के चेस्ट पे एडजस्ट हो जाएगा।
इससे एम करना इजी हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर क्लासिक प्लेयर्स या कंटेंट क्रिएटर्स एम असिस्ट को ऑन करके खेलते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी हेल्प मिलती है। लेकिन जो प्लेयर्स अपना रॉ एम इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली ई स्पोर्ट्स वाले, वो इसको ऑफ करके ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी पर्सनली एम असिस्ट ऑफ रखता हूं, क्योंकि कंपिटिटिव गेमिंग में मैं इसके बिना ही कंफर्टेबल हूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपने एम असिस्ट ऑन रखा और आप एनिमी के हेड पे एम कर रहे हो, तो कभी कभी एम असिस्ट क्रॉस हेयर को नीचे खींचकर चेस्ट पे ले जाता है, और आपको पता ही है कि हेडशॉट डैमेज चेस्ट से ज्यादा होता है। इसलिए मेरे लिए एम असिस्ट ऑफ करना बेस्ट है। अब चलते हैं मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स सेटिंग की तरफ। ये ऑप्शन एनिमीज को ट्रैक करने में मदद करता है। जैसे अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो फुटस्टेप्स सुनाई तो देंगे, लेकिन स्क्रीन पे कोई विजुअल इंडिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इनेबल करते हो, आपको स्क्रीन पे प्रॉपर मार्कर्स दिखेंगे जब कोई फुटस्टेप्स या फायरिंग नजदीक होगी। ये काफी यूजफुल होता है जब आप हॉट ड्रॉप करते हो या मल्टीपल स्क्वाड्स से फाइट चल रही होती है। फायरिंग और एक्सप्लोजन्स की वजह से कभी कभी फुटस्टेप्स क्लियर नहीं सुनाई देते। उस टाइम पे ये मार्कर्स आपको एनिमी की एग्जैक्ट डायरेक्शन और प्रेजेंस बताते हैं। हेडफोन्स होने के बावजूद ये फीचर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, स्पेशली कैओटिक फाइट्स में। अब चलते हैं ऑटो मार्क्ड लोकेशंस सेटिंग की तरफ। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आप और आपके टीममेट्स सबने इसे इनेबल किया हो। जैसे ही आप या कोई टीममेट एनिमी को हिट करता है, उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली मैप पे मार्क हो जाती है। लेकिन याद रहे, मार्क सिर्फ उन्हीं टीममेट्स को दिखेगा जिनके पास ये फीचर ऑन होगा। ये सेटिंग स्पेशली तब यूजफुल है जब आप रैंक पुश कर रहे हो या कम्पिटिटिव गेम प्ले खेल रहे हो। इंटेंस फाइट के बीच में मैन्युअली मार्क करना मुश्किल हो जाता है, तो ये ऑटो मार्क फीचर अपने आप टीम कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब बात करते हैं ऑटो हीलिंग आइटम सिलेक्शन की। इसको इनेबल करने से जब आपकी हेल्थ डाउन होती है, गेम ऑटोमेटिकली सबसे सुइटेबल हीलिंग आइटम सेलेक्ट कर देता है। जैसे हेल्थ थोड़ी सी लो है तो एनर्जी ड्रिंक सेलेक्ट हो जाएगा, और ज्यादा कम हो गई तो बैंडेज या फर्स्ट एड पैक ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हेल्थ क्रिटिकल है तो मेड किट भी अपने आप रेडी हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है और आपको बार बार मैन्युअली हीलिंग चूज नहीं करनी पड़ती। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेज का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो आपको बैंडेज पर सिर्फ एक बार दबाना है और 75% एचपी होने तक बैंडेज अपने आप ही लगते रहेंगे। अगर आप इसे डिसेबल करते हैं तो जितनी बार आपको बैंडेज लगाने हैं, उतनी बार आपको बैंडेज पर दबाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है ऑटो ओपन डोर्स का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं और किसी भी दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो दरवाजे को हर बार मैन्युअल ही ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है बुलेट सेट वार्निंग का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो किसी वॉल के पास ज्यादा क्लोज जाने पर वार्निंग शो होने लगती है कि आपकी बुलेट्स वॉल पर ही लगेंगी। अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो वार्निंग शो नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा प्लेयर्स को इसका सही यूज ही नहीं पता। अगर आप इसे ऑफ करते हो तो चाहे आप स्क्रीन को स्लो ड्रैग करो या फास्ट स्वाइप करो, आपका एम एक ही स्पीड से मूव करेगा। मतलब डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन करते हो, अगर आप स्लो ड्रैग करते हो तो एम स्लो मूव करेगा, और अगर आप फास्ट स्वाइप करते हो तो एम काफी तेजी से टर्न होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है रिफ्लेक्स शॉट्स में। उदाहरण के लिए, आप फ्रंट में फाइट कर रहे हो और पीछे से कोई एनिमी स्प्रे कर देता है, तो एक्सेलरेशन ऑन होने की वजह से आप इंस्टेंटली टर्न करके रिएक्ट कर सकते हो। अगर ये ऑफ है तो कैमरा ड्रैग स्लो लगेगा और आप आसानी से पीछे वाले एनिमी को काउंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस सेटिंग को हमेशा इनेबल करके खेलो। मैं खुद इसी पर खेलता हूं, क्योंकि लो सेंसिटिविटी में भी ये सेटिंग रिफ्लेक्स फाइट में मदद करती है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है मैच ऑटो मैसेज का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो क्लासिक मैच में आपका टीममेट नॉक होगा तो आपको हेल्प का वॉइस नोट मैसेज आएगा, और जब आप कभी मर जाते हैं तो एक और मैसेज सुनने को मिलता है। अगर आपको इस तरह के नॉनसेंस मैसेज नहीं चाहिए तो आप इस सेटिंग को डिसेबल कर लो। अगला ऑप्शन है होल्ड टू ओपन मैप का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो मैप को ओपन करने के लिए मैप बटन को दबाकर रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी उंगली मैप वाले बटन से हटाओगे, मैप क्लोज हो जाएगा।
अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल करते हैं तो आपको मैप ओपन करने के लिए एक बार दबाना पड़ेगा और एक बार बंद करने के लिए क्रॉस वाले बटन पर दबाना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है शो थ्रोवेबल ट्रैजेक्टरी लाइन का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो जब भी आप थ्रोवेबल जैसे रेडियम वाली हाथ में लेते हैं तो आपको इसकी ट्रैजेक्टरी लाइन शो होगी। अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो आपको ट्रैजेक्टरी लाइन शो नहीं होगी। अगला ऑप्शन है ऑटो इक्विप बाय मेली वेपन का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो आप जैसे ही गन को हाथ से शोल्डर पर रखते हैं और आपके बैग में पेन या कोई और मिनी वेपन है तो वह आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल करते हैं तो गन शोल्डर रखने पर भी मेली वेपन ऑटोमेटिक हाथ में नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है रीलोड इंटरप्ट मेथड का। इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फायर इंटरप्ट, रीलोड इंटरप्ट और मिक्स्ड इंटरप्ट का। अगर आप इसे फायर इंटरप्ट पर रखते हैं तो रीलोड कैंसिल हो जाएगा अगर रीलोड करते समय फायर बटन दबाते हैं। लेकिन अगर आप इसे रीलोड इंटरप्ट पर रखते हैं तो गन के रीलोड होने तक फायर बटन वर्क नहीं करेगा। मेरे हिसाब से इस सेटिंग को रीलोड इंटरप्ट पर कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे मिक्स्ड इंटरप्ट पर रखते हैं तो रीलोड कैंसिल हो सकता है अगर आप फायर बटन को दबाओ या रीलोड बटन को दोबारा दबाओ। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है ऑटो जंप का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो प्लेन से जंप करते समय आपको ऑटो जंप का बटन दिखाई देगा। अगर आप इसे दबाते हैं तो मैप में मार्क्ड लोकेशन पर आपका कैरेक्टर अपने आप ही लैंड कर जाएगा। लेकिन यह सेटिंग बहुत स्लो लैंडिंग करती है, इसलिए आप इस सेटिंग को डिसेबल ही रखना चाहिए। और एक ऑप्शन है टैप टू मार्क लोकेशन का। इसमें आपको मैप ओपन करके मार्क लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एडजेसेंट लोकेशन पर मार्क नहीं लगता है। मेरे हिसाब से यह सेटिंग यूजलेस है, आप इसे डिसेबल ही रख सकते हैं। इसके बाद हमें एक और ऑन ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो का। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो जंप करने के लिए आपका टीममेट ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल रखते हैं तो मैन्युअली जंप के लिए अपने टीममेट को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसे अपने अनुसार इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है जायरोस्कोप। मोस्ट प्रो प्लेयर्स जायरोस्कोप यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। अगर आप जायरो को ऑलवेज ऑन करते हो तो आप फोन टिल्ट करके एम कंट्रोल कर सकते हो बिना स्क्रीन ड्रैग किए। लेकिन अगर आप जायरो को स्कोप ऑन रखते हो तो नॉर्मल रनिंग या हिप फायर के टाइम जायरो एक्टिव नहीं होगा, वो सिर्फ तब काम करेगा जब आप स्कोप ओपन करोगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप जायरो सीख रहे हो या प्रो लेवल गेम प्ले चाहते हो तो ऑलवेज ऑन रखो। इससे आपका ओवरऑल एम कंट्रोल ज्यादा स्मूथ होगा। अगर आपके फोन में जायरोस्कोप सपोर्ट है तो मेरा सजेशन होगा कि इसे ऑलवेज ऑन करके प्रैक्टिस करो। भाई बिलीव करो, इससे एमिंग बहुत इजी और एक्यूरेट हो जाती है। अगर बात करें लग रिड्यूस करने की तो ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाओ और अपना ग्राफिक्स मोड स्मूथ पे सेट करो। साथ ही फ्रेम रेट को हाईएस्ट ऑप्शन अल्ट्रा एक्सट्रीम पे कर दो, जो भी आपके फोन में सपोर्टेड हो। ग्राफिक स्टाइल में अगर आपको बेटर एनिमी स्पॉटिंग चाहिए तो कलरफुल यूज करो। अगर आपको आई कंफर्ट और प्रोसेसर लोड कम चाहिए तो सॉफ्ट मोड बेस्ट है, इससे फोन भी कूल रहेगा और आंखों पर स्ट्रेन भी कम होगा। एफिशिएंसी सेटिंग्स में जाकर एंटी एलियासिंग डिसेबल कर दो, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स ऑफ कर दो, शैडोज ऑफ कर दो। ये सब करने से परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। तो बस ये थी बेसिक और एडवांस्ड सेटिंग्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।